नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो नेपाल को एक बार फिर भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। जल प्रलय के बाद हालात भयावह हैं। बाढ़ के तेज पानी ने कम से कम 19 ऐसे पुलों को नष्ट कर दिया है। कई इलाकों का संपर्क कट गया है। नेपाल में आई आपदा की वजह से 8 पनबिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ है, जिससे बिजली आपूर्ति भी कई इलाकों में ठप है। कई स्थानीय सड़कें और पुलों के साथ बेतावती रसुआगढ़ी हाईवे का लगभग 40 किलोमीटर का हिस्सा बह गया है। नेपाल तिब्बत सीमा पर बाढ़ और भूस्खलन की वजह से भारी तबाही मची है। करीब 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और तकरीबन 2000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में यह आपदा कैसे आई, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले चीन ने ही नेपाल को धोखा दिया? ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी से उतरी तबाही, नेपाल में हाहाकार, खौफनाक मंजर। इसे जलजला कह लीजिए, जल प्रलय कह लें, आपदा या आफत, नाम कुछ भी दे लें, लेकिन तबाही के इस मंजर ने नेपाल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इस तबाही ने न केवल नेपाल के लोगों के घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, बल्कि इस सैलाब ने चीन की चालबाजी को भी सामने ला दिया है। नेपाल चीन की जिस चालबाजी को समझ नहीं पाया, उसे इस तबाही ने सामने ला दिया है। चीन ने नेपाल को अपने चंगुल में कैसे फांसा, हम उसकी हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस त्रासदी की तस्वीरें देखिए, जिसने नेपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चीन ने नेपाल को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के नाम पर किस तरह से धोखा दिया है। नेपाल चीन बॉर्डर के सीमावर्ती जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नेपाल से लाखों रुपए वसूले, विकास के नाम पर चीन को झांसा दिया। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़क और पुलों की सौगात देने का दावा किया, लेकिन इस जल प्रलय ने न केवल उसके सड़क और पुलों को तिनके की तरह बहा दिया, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि चीन पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। नेपाल चीन बॉर्डर पर बने कई ऐसे पुल पुलिया और सड़कें तबाह हो गई हैं, आवागमन ठप हो गया, जिससे फिर से बहाल करने में शायद दशक लग सकते हैं। भगदड़ मचती है, लोग बेतहाशा भाग रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैलाब इतना तेज आया कि इंसानों की कौन कहे, आलीशान दिखने वाला ये ऑफिस भी पानी में समा गया। ये तस्वीरें नेपाल चीन के सीमावर्ती इलाके रसुआगढ़ी बॉर्डर की है, जहां इमिग्रेशन ऑफिस था। लोग इमिग्रेशन के लिए दफ्तर आए हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कई लोग पानी के साथ बह गए, पूरा का पूरा ऑफिस मलबे के नीचे आ गया। ये दो तस्वीरें देखिए, सैलाब इतना तेज आया था कि उसमें बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरह बहते दिखे। नेपाल के भोटे कोशी और आसपास की तस्वीरें हैं। हर तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है। तबाही आकर चली गई है, लेकिन पीछे छोड़ गई है बर्बादी का वो मंजर, जिससे निपटने में नेपाल को सालों लग जाएंगे। बताया जाता है कि अचानक आई इस आपदा की वजह से भोटेकाशी, त्रिशली और नारायणी नदियों ने रौद्र रूप लिया और फिर जो भी उसके सामने आया उसे समेटते हुए या यूं कहें कि मिटाते हुए आगे बढ़ गईं। ये मंजर बता रहा है कि ये प्रकृति का कहर है, लेकिन नेपाल को इस तबाही में प्रकृति से ज्यादा चीन के उस भरोसे ने नुकसान पहुंचाया है, जिस पर नेपाल की सरकारों ने आंखें मूंद कर भरोसा किया। जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा से सटे रसुआ जिले के बाद तिब्बत में चीन की निर्माण गतिविधियों की वजह से प्राकृतिक संरचना से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। पहाड़ और पेड़ों की कटाई की गई है, जिससे नेपाल में अचानक भीषण बाढ़ और तबाही की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि चीन नेपाल में क्रॉस बॉर्डर रेलवे की योजना पर काम कर रहा है।
चीन तिब्बत के जिलोंग से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना पर काम कर रहा है। यही नहीं, नेपाल चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तोखा छहारे टनल रोड और हिल्सा सिमकोट सड़क योजना यानी कर्नाली कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है, जिसमें नेपाल के प्राकृतिक बनावट को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। आपदा में भारत नेपाल की इस तबाही के लिए काफी हद तक चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि उसने व्यापारिक हितों के लिए नेपाल की संरचना को भी हिलाकर रख दिया है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ उसकी सुरक्षा और संरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। बताया जाता है कि जिस वक्त जल प्रलय का यह सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके प्राकृतिक थे या फिर किसी और कारण से, इसके बारे में ठीक पता नहीं चल पाया है। क्या नेपाल चीन बॉर्डर पर आया भूकंप प्राकृतिक था? क्या जमीन के अंदर चीन की गतिविधियां जिम्मेदार? आशंका जताई जा रही है कि चीनी गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। नेपाल के जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त की सुबह करीब 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। इसके कुछ ही समय बाद तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में अचानक भीषण बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक भूकंप के बाद लहेंदी नदी में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। बर्फ और पत्थरों की वजह से नदी का बहाव थम गया और एक बड़ी सी झील बन गई। मलबे पर दबाव बढ़ता गया और फिर अचानक लहेंदे और त्रिशूली नदी में बाढ़ आई, जिसने रसुआ जिले के तिमुरे स्याफ्रुबेसी के मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचाई। नेपाल चीन सीमा के पास आई भीषण बाढ़ को लेकर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के स्थानीय पत्रकारों ने आरोप लगाए हैं कि बीजिंग ने नेपाल को बाढ़ के खतरे के समय पर जानकारी नहीं दी। ऐसे में नेपाल में तिब्बत सीमा के पास आई भीषण बाढ़ के बाद चीन की भूमिका संदेह के घेरे में है। चीन अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटा हुआ है। चीनी राजदूत झांग मोमिंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गीरोंग रसुआ गढ़ी सीमा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। नेपाल में चीन के राजदूत झांग मोमिंग ने कहा कि चीन खुद भारी नुकसान के बावजूद नेपाल को तुरंत राहत सामग्री और आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा है। चीन नेपाल को आगे भी हर संभव सहायता देने की कोशिश करेगा। दोनों देश मिलकर इस मुश्किल दौर से निकलेंगे और प्रभावित इलाकों में दोबारा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे। कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा आज नेपाल के साथ चीन को भी भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल ही नहीं बल्कि चीन में भी बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई हैं। आपको बता दें कि गीरोंग रसुआ गढ़ी क्षेत्र दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र हैं। ऐसे में बाढ़ के बाद सूचना साझा करने और आपदा प्रबंधन को लेकर उठे सवालों ने इस प्राकृतिक आपदा के बाद कूटनीतिक बहस भी छेड़ दी है। फिलहाल प्राथमिकता दोनों देशों में आपदा में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने की है, जिसके लिए भारत समेत कई देशों ने अपनी मदद भेजनी शुरू कर दी है। काठमांडू के रास्ते 10 टन से ज्यादा मानवीय सहायता और मेडिकल टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है। Coming at a short notice, this briefing is to update you on the latest developments in regard to Indian nationals, as also the relief efforts that we have made in the wake of the tragedy in Nepal. As you would have seen, our Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible assistance, humanitarian assistance from our side. मानवीय संकट को देखते हुए नेपाल सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपात कदम उठाए हैं और 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। इधर आपदा की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसका असर की आशंका जताई जा रही है। बिहार में कोसी और गंडक नदियों का
जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में भारत सरकार अलर्ट है, साथ ही राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। एक्चुअली ये सुबह की खबर है कि एक ग्लोफ हिट किया तिब्बतन और नेपाल बॉर्डर पर, और उसके बाद ये फर्दर डाउन नेपाल में, और इसके जो आगे आने का अंदेशा है वो गंडक की है। तो चूंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो नेपाल बॉर्डर तक है, तो हम लोग MHA उसके ऊपर एक नज़र बनाए रखे हुए है, और स्टेट गवर्नमेंट साथ में उन्होंने भी एसेस करी है सिचुएशन। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने भी असेस करी, और उसके हिसाब से हमने अपनी 2 टीम्स तो ऑलरेडी जो गंडक का जो रिवर बेसिन है वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में, वहां पे हमारी 2 टीम्स डिप्लॉय हो गई हैं। और इधर यूपी में जो पार्ट हिट करने का है कुशीनगर इलाका, वो घाघरा के साथ गंडक के साथ जाता है, तो वहां पे हमने अपनी टीम डिप्लॉय करेंगे। ऑलरेडी हमारी 9 टीम्स बिहार में डिप्लॉयड हैं, और तकरीबन 11 टीम्स यूपी में भी डिप्लॉयड हैं, जो फ्लड वाटर रेस्क्यू के लिए डिप्लॉय रहती हैं। तो इस पूरी स्थिति पर MHA पूरी नजर बनाए रखे हुए है, और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो भी इस पे नजर रखता है। और सुबह ही उसने एडवाइजरी दे दिया था कि ये इलाकों में जो है एडवाइजरी दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इसमें बाढ़ आने का अंदेशा है। अब आपको दिखाते हैं आखिर ये तबाही पहाड़ों से कैसे उतरी, कैसे भोटे काशी में आया सैलाब पहाड़ों से नीचे उतरता दिखाई दिया। बाढ़ के कारण नदी तटीय क्षेत्रों में 4 ऑटोमेटिक जलमापन केंद्र भी बह गए। बताया जाता है कि देवघाट से ही बाढ़ के दौरान करीब 2 करोड़ घनमीटर अतिरिक्त पानी बहा। ऐसे मंजर शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। पानी देखिए, 1-2 मंजिल नहीं बल्कि 5 मंजिल के घरों तक जा पहुंची। ये तस्वीरें किसी स्थानीय निवासी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी का प्रभाव तेज होना शुरू होता है। पानी की आवाज सुनकर लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ लोग घर की छतों पर आ जाते हैं और देखते ही देखते करीब 30 सेकंड के बाद ही जलस्तर इतना ऊपर आ जाता है कि 5 मंजिला घरों की आखिरी मंजिल को भी पार कर जाता है। मेरा घर यही जो अभी वो खंडर जैसा हो गया है, ये जो वो ब्लॉक दिख रहा है ना, वो उसके आगे एक टीना है, वही है मेरा घर। तो घर तो पूरा नीचे चला गया? हाँ, पूरा नीचे डूब गया मेरा। हाँ, तो क्या एकदम से क्या हुआ था? एकदम से क्या हुआ था कि जो इधर से ये है ना, जो ये मिट्टी, ये जैसा वो मिट्टी का तरह ऐसा उड़ के आया था नदी से। हाँ, नदी से। उधर ये नदी आ रहा था बहुत बड़ा से, तो उधर छोटा था। ये रात की घटना थी? नहीं, ये सुबह की 9 बजे का 9 बजे का। क्या हुआ एकदम से? एकदम से वो तो वहां से वो आया, वो बम के तरह है ना आया। फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको, नदी, फिर बड़ा होके इधर आया, ये सब इधर। तो ये गांव में आप जितने लोग थे सभी लोग सुरक्षित हैं या कुछ मिसिंग भी है? कोई 2-3 लोग मिसिंग है और सब सुरक्षित है। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर किसी सैलानी ने शेयर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई सैलानी नदी के आसपास घूम रहे होते हैं। इतने में हाहाकार करती हुई नदी का शोर सुनाई देता है। लोगों को एहसास हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सैलानी भागना शुरू कर देते हैं। इनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी होती हैं। बहरहाल तबाही के बाद का मंजर भयावह है। कई इलाकों में नेपाल की वायुसेना समेत कई संस्थाएं राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। नेपाल की एजेंसियों का दावा है कि इस आपदा में करीब 200 लोग मौत के शिकार हुए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। चीन में भी हालत बेहद गंभीर है। मरने वालों के आंकड़ों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि करीब 3 लोगों की बात बताई गई है। नेपाल चीन की सीमा से लगे रसुआ और नुआकोट जिलों में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने घरों, होटलों, सड़कों, पुलों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। इनमें मानसरोवर यात्रा और ट्रैकिंग पर निकले कमोबेश 140 भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं। नेपाल की त्रासदी के बीच हताहत लोगों के साथ मानसरोवर यात्रा पर निकले लोगों के लापता होने ने भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव भावुक हो गए। At 9:05, he sent a message that they have arrived at the immigration.
after that, this happened at 9:14, and Praveen, who was leading the team, who has been with us for more than 2 decades, is a full-time Ishanga with us, and we noticed that his Nepal phone did not come active through the if he had crossed over, his Nepal phone should have come active, it did not come. मुझे बहुत दुख है कि आपदा में कई लोगों की जान चली गई। इतना कहते ही सदगुरु की आंखें छलक आईं। जिस वक्त ये त्रासदी आई थी, सदगुरु तिब्बत में ईशा फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान सदगुरु भावुक हो गए। सदगुरु की आंखें छलकने के बाद उनके अनुयायी भी रोने लगे। आपदा के ठीक एक दिन पहले सदगुरु ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा की तस्वीरें साझा की थी, जिसमें कई विदेशी अनुयायी भी दिख रहे हैं। सदगुरु ने अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में कहा कि वे और लापता लोगों के परिवार ग्यारोंग जाकर तलाशी अभियान में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि इससे रेस्क्यू टीम के काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, बल्कि वे सिर्फ परिवारों को कोई सुराग दिलाने में मदद करना चाहते हैं। फिलहाल सदगुरु साका में मौजूद हैं और उन्होंने वहां से ग्यारोंग जाने की मंजूरी मांगी है। यात्रा दल के सदस्यों के लापता होने की खबर ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया है। अपनों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद के बीच उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि लापता लोगों में अमेरिका से 22, कनाडा से 12, 11 ऑस्ट्रेलिया से, 9 ब्रिटेन से और 4 जर्मनी से हैं। कुल मिलाकर 80 लोग लापता हैं, जिनमें 34 पुरुष और बाकी महिलाएं शामिल हैं। इस ग्रुप में 3 वॉलंटियर और 1 डॉक्टर भी शामिल थे। एक जानकारी के मुताबिक 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटकों की तलाश जारी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं। चीन की सरकारी वेबसाइट सीसीटीवी की माने तो तबाही का असर तिब्बत तक हुआ है। तिब्बत में 550 से ज्यादा लोगों का सुराग अब तक नहीं मिला है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। खेत खलियान और पहाड़ी इलाकों की मौन कहें, रिहायशी इलाकों से लेकर जंगल तक फंसे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच जो मंजर दिख रहा है वो आंखें नम कर देने वाला है। ये जिंदगी की जद्दोजहद है, तबाही से जंग है। कुदरत के आगे इंसान कितना बेबस है, ये मंजर साफ साफ बयां कर रहा है। सैलाब चला गया, लेकिन सितम अब भी पसरा हुआ है। जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डरावनी है। जहां पहले सड़कें, बस स्टॉप, दुकानें और हरे भरे खेत दिखाई देते थे, वहां अब 5 से 8 फीट तक मलबा भरा पड़ा है। चीन से लाए गए सैकड़ों इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ सामानों से भरे कंटेनर भी पलटे दिखाई दिए। नेपाल पुलिस और सेना की टीमें लगातार मलबा हटाकर लोगों और शवों की तलाश कर रही है। जंगलों की भी खाक छान रही है, इस उम्मीद में कि कहीं किसी की आखिरी सांसें बची हों। बहरहाल सैलाब के साथ कई शव बहकर नीचे के जिलों, खासकर धादिंग और चितवन तक पहुंचे जाने की खबर है। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सैकड़ों लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, जमा पूंजी भी बह गई है। ऐसे में जिंदगी पहाड़ हो गई है। यही नहीं, कई इलाकों में पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पहाड़ों के पारंपरिक पानी के स्रोतों में गाद जमा हो गई। चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे निपटने की कोशिश जारी है। भारत का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। ऐसे में आपदा की इस घड़ी में भारत एकजुट है, नेपाल के लोगों के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो नेपाल की त्रासदी कई तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं।
हेलीकॉप्टर, ड्रोन, नाव और जमीनी टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को 3 महीने के लिए आपदा क्षेत्र घोषित किया है। घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ हमेशा की तरह मदद के हाथ बढ़ाए हुए है। उम्मीद है कि नेपाल जल्द ही संकट से बाहर निकलेगा।